विद्यार्थियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में मेरा नाम है विक्रांत और आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस आज की वीडियो में 37 क्वेश्चन मिलेंगे जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। ये चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई है। 1863 में हुई है, 1893 में हुई है, 1873 में हुई है, 1963 में हुई है। तो राइट ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई है। ये बात आप ध्यान रखिए। ओके। और उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना। और पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, ये भी आप ध्यान रखिए, राज्य सूची का विषय है पुलिस। ओके, इस बात को भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, राज्य सूची का विषय है पुलिस, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको दिक्कत आने वाली है कहीं पर भी। तो दिक्कत आने की बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कहीं से कहीं तक भी। तो जुड़े रहिए चैनल से और जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े तो जुड़िए ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से दिक्कत नहीं मिलेगी आपको सोल्यूशन मिलेगा। और ये PDF भी अगर आप लेना चाहते हैं तो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। केवल जुड़िए आप इस चैनल से, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप तक ज्ञान पहुंचाना है। ओके, जुड़िएगा जरूर फ्रेंड्स। यदि आप पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये ध्यान रखेंगे। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में, वाराणसी। ओके, इसको ऋषि पतनम भी कहते हैं। और प्रथम जो उपदेश था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ये कितने लोगों को दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। प्रथम उपदेश उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है, ऋषि पतनम है फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको दिक्कत होने वाली है। ओके, जितना याद रख सकते हैं रखिए फ्रेंड्स, और रखना भी चाहिए आप लोगों को ध्यान, क्योंकि ध्यान रखेंगे तभी सिलेक्शन होगा भी फ्रेंड्स। क्योंकि सिलेक्शन हमेशा उन विद्यार्थियों के होते हैं जो सीरियस रहते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ाई के समय पढ़ाई करते हैं। ओके, तो पढ़ाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए आपको निरंतर पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए आपको करना चाहिए। ओके, और पढ़ाई अगर आप करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको दिक्कत होने वाली कहीं भी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इसकी बात हो गई थी, सारनाथ में दिया था। ओके, और सारनाथ में दिया था। 5 का आंसर आपको मिल गया। सारनाथ को ऋषि पतनम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु के ग्राम लुम्बिनी में हुआ था 563 में, ये बात ध्यान रखिए। और बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बात ध्यान रखिए। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी इनको क्या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, ये बातें भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हुई, ये बात आप ध्यान रखिए, महापरिनिर्वाण। चलिए गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था क्या, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम है राहुल। और गौतम बुद्ध का हुआ है बेटा और महावीर स्वामी की हुई है बेटी, ये भी आप ध्यान रखिए। महावीर स्वामी जैन धर्म में है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अंदर है। कभी कभी बच्चे इसी बात पर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, तो ध्यान रखेंगे चीज़ों का फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई समस्या आने वाली है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय यानी भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। चूंकि वर्तमान में नालंदा भारत में है, हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय से पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय भारत में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। इसलिए इस कंडीशन में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, तब आपको तक्षशिला बताना है। और जब भारत का पूछा जाएगा तब आपको नालंदा बताना है, क्योंकि नालंदा
भारत में ही है और तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में पहुंच गया है। ओके, तो ये बातें ध्यान रखनी होती है, समझने की होती है। अगर आप समझते हैं तो समझदारी से बहुत सारी चीज़ों का हल निकल सकता है, बहुत सारे प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनाया था। और मैं बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 10,000 छात्र थे और जो प्रवेश मिलता था इस विश्वविद्यालय के अंदर, पता है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ रही है, ऐसे ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा से गुजरना होता था। तो आज अगर हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं तो कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से प्रवेश परीक्षाएं होती थी। आज अगर हमें क्वालिटी देनी है तो हमें तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। अगर हमें अच्छे विद्यालयों में पढ़ना है, अच्छी जगह पोस्ट लेनी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र थे, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बातें हैं। ओके, चलो। और साथ ही ये ध्यान रखिए, समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके, समुद्रगुप्त वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जितने भी युद्ध लड़े वो सब के सब विजयी हुए, किसी विजय में ये कभी पराजित नहीं हुए। इसलिए इनकी विजयों से प्रभावित होकर इतिहासकार B.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कह दिया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा है? इतिहासकार B.A. स्मिथ। किसने? B.A. स्मिथ ने कहा है। ये बात जो कही है स्मिथ ने कही है। ये स्मिथ कौन है? एक इतिहासकार है B.A. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ हैं। और इन्होंने ये बात कही कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और समुद्रगुप्त को एक बात और कही जाती है, पता है क्या? लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि ये लिच्छवी का पुत्र है, यानी इसकी जो माँ है वो लिच्छवी वंश से है। ओके, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है। ये बात आपको पता होगी। नेक्स्ट, ध्यान रखने वाली बातें हैं। और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो आप ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत चलाया था। 319 ईस्वी के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था और इसने चांदी की मुद्राएं चलाई थी। ओके, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। हालांकि गुप्त वंश का पहला जो राजा है वो श्रीगुप्त है। क्या है? श्रीगुप्त। तो अगर आप बातों को समझेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप पहली बार हैं तो शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स, लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। अगर प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करेंगे भारत के तो नालंदा बता दीजिएगा। अब तक्षशिला हम क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तक्षशिला भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। आपको पता होगा 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया। हालांकि तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले भारत में ही था और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य पढ़ाते थे। आपको ध्यान होगा, सब बच्चे चाणक्य को जानते हैं, हर विद्यार्थी चाणक्य को जानता है, लेकिन चाणक्य अपने आप में एक प्रतिभा के धनी प्रोफेसर थे। ओके, ध्यान रखिए, उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। क्या? अर्थशास्त्र। ओके, चलिए बहुत बातें हो गई, आगे चलते हैं। और ये बातें भी आपके लिए प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। कभी भी ये प्रश्न आता है किसी भी लेवल पर तो आपको ध्यान रखना है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल का मतलब होता है मार्स, बृहस्पति का मतलब होता है जुपिटर। ओके, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, सबसे भारी ग्रह जुपिटर है, इस बात को ध्यान रखिए। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 बताइएगा। और बृहस्पति जो ग्रह है आपका वो सबसे बड़ा ग्रह, ये बात ध्यान रखिए। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं शनि के हैं, बृहस्पति से भी ज़्यादा हैं 82, और इसके कितने हैं? बृहस्पति के 79 के लगभग इनके हैं। ध्यान रखने वाली बातें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शनि के हैं वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। ओके, शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना है। शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है। शुक्र क्या है? शुक्र विचारा उसका कोई उपग्रह है ही नहीं। शुक्र का और बुध का कोई उपग्रह नहीं है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। ओके, अगर आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का तो निश्चित रूप से ये चीज़ें भी आपका ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलो आगे चलते हैं। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? CGS पद्धति में होता है बल का मात्रक डाइन। ओके, CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। वैसे कुछ लोग न्यूटन बता रहे होंगे इसका जवाब, जो कि गलत है। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है SI पद्धति में।
ओके। न्यूटन फिजिक्स के फादर भी कहे जाते हैं, सर आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम है। लेकिन जब हम बात करेंगे एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन में डाइन होते हैं, अगर हम न्यूटन की बात करेंगे तो 10⁵ डाइन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 10 की पावर कितने डाइन? 5 डाइन, 5 बनाना था मुझे, ठीक है। तो 10⁵ डाइन होते हैं एक न्यूटन में। तो न्यूटन यानी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक आपको डाइन बताना है, ओके। ऐसा ही पद्धति में अगर आपको बताना हो तो तब न्यूटन बता सकते हैं, ओके। ध्यान रखने वाली बातें हैं फ्रेंड्स, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ना कि न्यूटन। न्यूटन फिजिक्स के पिता भी हैं और बल का मात्रक भी न्यूटन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं आपको पता होगा, 746 वाट होते हैं फ्रेंड्स। 746 वाट बराबर एक हॉर्स पावर, एक घोड़े की पावर। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, पावर मतलब शक्ति। एक घोड़े में, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं आपको बात ध्यान रखना, 746 वाट होते हैं फ्रेंड्स, ओके। ध्यान रखिएगा बातें, अगर आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? यानी पूरी दुनिया के अंदर कितने महाद्वीप हैं फ्रेंड्स? केवल हैं 7 महाद्वीप पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? अगर कोई पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो आप बताएंगे एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया बताएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है अंधा महाद्वीप, ब्लाइंड, ओके, तो आप बताएंगे अफ्रीका फ्रेंड्स, ओके। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। कीप इन माइंड, दिमाग में रखो बातों को, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स, ओके। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है, यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, पास होती है, ओके, जब दूरी घटती है, ओके, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है सबसे कम होती है, जब सबसे नज़दीक होगा तो सबसे दूरी कम होगी, तो जो दूरी कम होगी तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, उपसौर। और जब दूरी, यानी दूरी, ओके, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होगी? दूरी सबसे निकट होती है, तब इस घटना को, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होगी, यानी निकट का मतलब कम दूरी जब होगी, इसको हम ऐसे भी कह सकता था, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कब दूरी, सबसे कम दूरी कब होती है? कम का मतलब आपको ध्यान रखना है कब होती है, तो 3 जनवरी बताइएगा। क्या बताइएगा? 3 जनवरी। जनवरी को मैं ऐसे लिख दूं तो 3 अक्षर हैं इसके अंदर। और सबसे अधिकतम जो दूरी होती है, सबसे अधिकतम जो दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। जुलाई में 4 अक्षर बनेंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो अधिकतम दूरी का मतलब जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होती है, ओके। वैसे पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो न्यूनतम दूरी है, अगर हम बात करेंगे 14 लाख या 14 करोड़, 14 करोड़ 70 लाख के लगभग है, ओके। और वैसे हम बात करेंगे अधिकतम दूरी की तो 15 करोड़ से भी ऊपर, 15.20 करोड़ के किलोमीटर के अधिकतम दूरी ये हो सकती है। तो अधिकतम दूरी जब होती है उसे 4 जुलाई कहते हैं। जब न्यूनतम दूरी होती है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, पास होती है, कम दूरी होती है, वे घटना होती है 3 जनवरी को, और उस घटना को उपसौर कहा जाता है। और जब अधिकतम दूरी होती है उस घटना को अपसौर कहा जाता है, वो होती है 4 जुलाई को। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद आपके। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम निकट होगी, निकट का मतलब नज़दीक होगी, नज़दीक का मतलब पास होगी, यानी कम दूरी होगी, तो कम का मतलब है उपसौर, छोटी, ओके। और जब ज़्यादा दूरी होगी उसका मतलब अपसौर। अपसौर की घटना 4 जुलाई को और उपसौर की घटना 3 जनवरी को फ्रेंड्स, ओके। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। इन्हें शून्यवाद का जनक भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। और आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन एक बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं। इन्होंने आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है। आर्यभट्ट नामक पुस्तक और सूर्य सिद्धांत पुस्तक जो है आर्यभट्ट ने लिखी है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। चलिए, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जिस पैमाने से मापी जाती है उसको कहते हैं हम रिएक्टर पैमाना, ओके। और डॉप्सन से हम क्या नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई। जो ओजोन परत होती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसकी जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन से मापी जाती है, ओके। और वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। और ध्वनि की तीव्रता मानते हैं जो डेसिबल से मापते हैं, ध्वनि मतलब साउंड, ओके, डेसिबल से।
ये बातें आप अलग से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। और जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे ये वीडियो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी। तो आप जुड़ जाइए फ्रेंड्स, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लाइक शेयर करिए, कमेंट्स करिए, मुझे बताइए। और पीडीएफ ले चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है फाइल। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है कब फ्रेंड्स? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कहाँ हुई? बम्बई में। कहाँ हुई? बम्बई में। जिसे आज वर्तमान में मुंबई कहते हैं उसे कभी बम्बई भी कहा जाता था। ये बम्बई वही बम्बई है फ्रेंड्स जो जो जेराल्ड ओंगियार ने बसाया था। बम्बई की स्थापना किसने की थी? जेराल्ड ओंगियार ने करी थी। और मैं बता दूं ये बम्बई वही बम्बई है जो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि भाई बम्बई दहेज में किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दिया था। ओके, ये बात भी ध्यान रखें। और बम्बई वर्तमान में मुंबई है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, और बम्बई में स्थापना हुई थी कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, और जो संस्थापक थे हुम थे, एलन ऑक्टेवियन हुम। ये बातें भी अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो रखना चाहिए फ्रेंड्स आपको। यदि रखेंगे याद तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे ज़्यादा तैयार, और जब ज़्यादा तैयार होंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बात। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है वैसे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओके, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। उस उपलक्ष्य में जो है 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन में 7 अप्रैल नहीं दिया है, गलत प्रिंट हो गया है, लेकिन ध्यान रखिए 7 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, 1 अप्रैल की जगह आपको 7 अप्रैल याद रखिए। हो सकता है जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो 7 की जगह ही 1 ही रह गया हो। ओके, गलती हो जाती है, गलती करना इंसान का काम है। गलती को स्वीकार करना इंसान की बहुत बड़ी बात होती है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह कन्फेस करना बहुत बड़ी बात है। ये गलती हुई है, मुझको लगा कि ये 7 ही मैंने टाइप करा होगा, लेकिन टाइप शायद नहीं हुआ, 1 हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको 7 याद रखना है। आप इसको 7 मान के चलिए तो ये कितना हो गया? 7। यानी 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष यानी नीति आयोग को पहले कहा जाता था योजना आयोग। पहले क्या कहा जाता था इसको? योजना आयोग कहा जाता था पहले इसको। ओके, पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था। चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, इसके अध्यक्ष होंगे हमेशा प्रधानमंत्री। कौन होंगे? प्रधानमंत्री। और नीति का मतलब आप समझिए, इसका मतलब है नेशनल। ओके, क्या है? नेशनल। और उसके बाद में आई का मतलब है इंस्टीट्यूशन। क्या है? इंस्टीट्यूशन। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग, आई का मतलब इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? कब हुई है ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। 2015 में हुई है। 2015 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, वो कौन सा विटामिन है जो घाव भरने के काम आता है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा विटामिनों की अगर बात करेंगे तो मुख्यतः विटामिनों को 2 भागों में बांटा जाता है। कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो फैट में घुलते हैं। तो जल में जो घुलते हैं उनका नाम है बी और एक है सी। इसके अलावा जितने विटामिन बचते हैं, चाहे वो के हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ए हो, ये सारे के सारे विटामिन घुलते हैं फैट में। फैट मतलब वसा। ओके, और ये घुलते हैं वाटर में। वाटर मतलब पानी, पानी के अंदर घुलते हैं विटामिन। तो विटामिन अगर हम बात करेंगे विटामिन को कितने भागों में बांटा जाता है, वैसे अगर हम बात करें तो उनकी क्वालिटी के आधार पर 2 भागों में बंटते हैं। वैसे विटामिन ये 6 विटामिन मुख्यतः होते ही हैं। चलिए, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा विटामिन है जो घाव भरने के काम आता है? तो विटामिन सी घाव भरने के काम आता है। और विटामिन सी की जो कमी है, जिसकी कमी से एस्कॉर्बिक, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब, इसका मतलब ये है कि खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। ओके, काय में पाया जाता है? खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है विटामिन सी।
इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। और विटामिन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और बता दूं आप लोगों को, थोड़ा टाइम तो लगेगा देखिए चीज़ों को बताने में, चूँकि वीडियो भली लंबी तो हो जाती है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली, मैं नहीं समझूंगा कि यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो आपसे बचेगा। तो विटामिन होते हैं 2 टाइप के, अगर मैं कहूँ जल में घुलनशील होंगे बी और सी। जल में जब भी घुलनशील पूछा जाएगा बी और सी बताना है, बाकी जितने विटामिन हैं वो फैट में घुलेंगे। ओके, अब बात आती है विटामिन ए की, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम बता दूं तो रेटिनोल होता है फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा विटामिन ए काय में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, विटामिन बी का नाम होता है थाइमीन, और विटामिन बी की कमी से होता है क्या, बेरी रोग, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक स्कर्वी होता है जो दांतों से मसूड़ों से संबंधित होता है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है फ्रेंड्स। ओके, ये बातें अगर आप याद रखें। और विटामिन की जो खोज करी है वो फंक ने करी है, FUN के फंक, अंग्रेजी में कहें तो, हिंदी में कहें तो फंक ही लिख सकते हैं आप। ओके, तो विटामिन की खोज किसने करी है, फंक ने करी है। फंक ने करी खोज, इसको लग गया पंख, भाई ध्यान रखो इसका, ये उड़ ना जाए कहीं। चलिए, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं ध्यान रखिएगा। ओके, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। ओके, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। थाइमीन विटामिन बी को कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है। एस्कॉर्बिकाइटिस विटामिन सी को कहा जाता है, और के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। E बराबर MC² किसने दिया है, तो E बराबर MC² जिसने दिया है उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ये वही बच्चा है जिसके बारे में कहा कि बच्चा बोल नहीं पाएगा। 8 वर्ष तक ये बच्चा बोला नहीं। जब ये बच्चा बोला तो दुनिया को दिखा दिया कि किसी के बारे में कुछ भी प्रेडिकेशन करना गलत होता है। अगर वे इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सबको एक टाइम ऐसा देता है कि आप उसमें बहुत बेहतर होते हैं, और एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप सबसे बेकार भी होते हैं। तो किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्राउड अवर ब्यूटी, वेल्थ एंड पावर, बिकॉज डेथ इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। कीप इन माइंड माई फ्रेंड्स। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर लाइक शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आगे चलेंगे हम लोग। ओके, चलिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई है आपकी 1944 में। आपको पता होगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर विश्व बैंक की स्थापना पूछी जाएगी तो आपको ध्यान रखें 1944 बताइए, राइट ऑप्शन होगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, जो ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है, उसका कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग होता है लाल। और आपको पता होगा ब्लड का pH मान होता है 7.4। जो रक्त है आपका उसका जो pH मान होता है 7.4 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और ब्लड ग्रुप में आपने देखा होगा 4 समूह होते हैं। ओके, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप AB, ग्रुप O, तो 4 ग्रुप होते हैं ब्लड के, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भी ध्यान रखेंगे अलग से। चलिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह सर्वाधिक दाता होता है, जो सबको खून दे सकता है, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो सबका खून देने वाला होता है, जो सबको देता है उसे दाता कहा जाता है। ओके, तो दाता कौन है, ग्रुप O, सर्वदाता, जो सबको देता है, देने वाला कौन, सर्वदाता। ओके, तो जो सबको खून दे सकता है वो जो ब्लड ग्रुप है वो O है, और जो सबका ले सकता है वो ब्लड ग्रुप AB है। यहाँ से प्रश्न कभी कभी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, और अब बात ये आती है कि भी रक्तों की खोज या समूह की बात करेंगे तो लैंडस्टेनर हैं इसके जिन्होंने इसकी खोज करी है। ओके, चलिए, रक्त समूह की खोज किसने करी है, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में आपके पास आ गए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉच, कार्ल लैंडस्टेनर, विलियम हार्वे। तो राइट आंसर आपका होगा फ्रेंड कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने जो है रक्त समूह की खोज करी है। वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है, यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना चाहिए। देखिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, यानी किसकी सुई लगाई जाती है, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है फ्रेंड्स,
इंजेक्शन का मतलब है सुई। ओके, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुओं का जबरदस्ती दूध निकालने के लिए उनको इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, और यही जब दूध हम पीते हैं ये हमारे शरीर में जाता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बीमारियां होती हैं। लोग कहते हैं कि हम तो साहब कुछ भी ऐसा खाते या न पीते हैं, लेकिन कारण उसका ये, तुम ही तो नहीं खाते, भैंस को तो दिया जा रहा भाई, भैंस को तो वही वाला चारा दिया जा रहा है ना जिस चारे पे हम जो है तमाम यूरिया बखेर रहे हैं, तो भाई वो तो खा रही है, जब वो खा रही है तो हम उसका दूध पी रहे हैं। इस तरह से तरह तरह की बीमारियां लोगों को हो भी रही हैं। लेकिन इस इंजेक्शन पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से काम होते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान है भाइयों। चलो नेक्स्ट, गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्व आकर्षण का जो सिद्धांत है, जो ग्रेविटेशन का लॉ है, वो आइजैक न्यूटन ने दिया है। आपको पता होगा सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम भी दिए हैं जो 3 हैं, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत का सबसे पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, और सुपर कंप्यूटर सबसे पहला भारत का परम है। तो परम सुपर कंप्यूटर होगा, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ होगा, और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। और कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, संगणक कहते हैं हिंदी में कंप्यूटर को। क्या कहते हैं भैया? संगणक कहते हैं। ओके, गणना करने वाला, जो सभी आंकड़ों की गणना कर दे उसे कहेंगे कंप्यूटर। चलिए, इतनी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना है भाई। तो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो विद्यार्थी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम प्रयास जो सबसे पहली बार प्रयास हुआ है वो दादा भाई नौरोजी ने करा है। आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। और इन्होंने भारत की जो है राष्ट्रीय आय की गणना की, और इन्होंने वो आय बताई थी 20 रुपया। क्या बताई थी? 20 रुपया। और इन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, द पॉवर्टी। क्या लिखी है? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो एक पुस्तक है इनकी, बड़ी बहुत बार पूछी जाती है। इसके लेखक कौन है तो आपको ध्यान रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, तो अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखने वाली बातें हैं। ओके, और लियाकत अली जो हैं, ये लियाकत अली जी हैं, ये भारत के नहीं, उस समय तो भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो वो भी, और दूसरी बात पाकिस्तान के पहले क्या हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, आपको पता होगा 5 ईयर्स प्लान जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी ये देन है। ठीक है, 5 ईयर्स प्लान। तो पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है वो प्रथम है, ये बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और जो दूसरी है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। यदि आप जुड़े हुए हैं चैनल से तो बिल्कुल जुड़ जाइए और दूसरों को शेयर करिए, उन भाई बंधुओं को शेयर करिए जिनके पास जो है संसाधन कम हैं। ओके, रोजाना 37 क्वेश्चन से एक महीने में आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। 4 या 12 यानी 1200 प्रश्न होंगे एक महीने के अंदर। अगर 1200 याद नहीं होंगे तो कम से कम 1000 तो याद होंगे। अगर 1000 प्रश्न एक महीने में याद होंगे तो 6 महीने में 6000 प्रश्न होंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे नंबरों के साथ। 120 प्रश्न से प्लस करके आएंगे आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। जब 120 प्लस से प्लस करके आएंगे तो आपका चयन निश्चित हो जाएगा। ये दिमाग में रखो भैया। 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न में से आपके कम से कम जो है 125, 130, 120 से प्लस होने चाहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। चलिए
किस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के ऐसे कौन से मंत्री रहे हैं जिनको सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री हैं भारत के। सबसे ओल्डेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने भारत के वो मोरारजी देसाई हैं, और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो बने हमारे देश के वो राजीव गांधी रहे। देखिए, राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट हैं, मोरारजी देसाई सबसे ओल्ड रहे। आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत फायदा होने वाला है फ्रेंड्स आपका। ओके, चलिए, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो पीएच पैमाना होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच स्केल को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेशियम यानी पोटेंशियल मतलब होती है क्षमता, ओके, ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे आप। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में और मधुमक्खियों में। मधुमक्खियों में और चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। और मधुमक्खी और चींटियों में एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है रानी चींटी। इसके पीछे सारी चींटियां चलती हैं, इसी के पीछे सारी मधुमक्खियां चलती हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टारिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ओजोन परत जिस मंडल में पाई जाती है आपको बताना है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओके, कौन से मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता। ओके फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। ओके, जिसे हम कहते हैं यकृत, जिसे हम कहते हैं लीवर। ओके फ्रेंड्स, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, ये ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। और सबसे छोटी पिट्यूटरी। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 404 सीटें हैं टोटल मिला के अगर बात करेंगे तो 403 पर होता है इलेक्शन, एक एंग्लो इंडियन चुना जाता है, ये बात ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? भारत की खोज पुस्तक लिखी है किसने? आपको बताना है। महात्मा गांधी ने लिखी है, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत की खोज का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो खोज यानी भारत की खोज पुस्तक लिखी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है। और 14 नवंबर को आपने देखा होगा इनका जन्म दिवस है, जो चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जुड़ जाइए इस चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।